छोड़ो, अगर आपको मेरे नाम सही नाम बताने से कुछ भी फर्क पड़ता है, मैं आपको पूरी जन्म कुंडली बना दूंगा अपनी। हमारे एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालाइज विंग। यार कोई आदमी उसका नाम हिटमैन भी रख सकता था, शूटर भी रख सकता था। दुनिया में बहुत नाम हुए, कभी सोचा है कि यही नाम क्यों पड़ा होगा यार? और अगर मैं ये बोलूं कि बचपन से ही मेरे को देशभक्ति थी तो सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ताकतवर बनो, अपने देश को ताकतवर बनाओ, फिर दुनिया का कोई भी मुल्क आपके ऊपर कानून लागू नहीं करेगा। बच्चों को बोले इस टाइम कि जाके यूक्रेन के अंदर जाकर देखो, सीरिया के अंदर जाकर देखो, तब उन्हें प्रॉब्लम्स दिखेगी, तब उनके अंदर देशभक्ति जागेगी। लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 लोग आते हैं और नाम पूछ के गोली मारते हैं, आपको बेवकूफ लगते हैं वो लोग जो इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? ब्रिटेन ने क्या किया आपको पता है? युद्ध शुरू होने से पहले रशिया के सारे एसेट अपने पास जमा कर लिए। चेक करना, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, सबको पता होगा, बहुत बड़ा, कि कैसे यूज किया MI6 ने उसका। वैसे कई लोग इसी का इंतजार कर रहे थे, शुरू करें अगर आप सबका अटेंशन इस तरफ हो। देखिए सेशन का जो टॉपिक है साइलेंट प्रिसिशन द आर्ट ऑफ कोवर्ट मिशंस, इसको समझने के लिए कई सारे लेयर्स में जाना पड़ेगा। इसलिए पहले 2 छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों से कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं लकी बिस्ट से सवालों की शुरुआत करूंगा। पहली बात तो ये कि जेम्स बॉन्ड 007 ये मूवी बहुत लंबे समय से आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा, जेम्स बॉन्ड बदल जाते हैं। इंटरेस्टिंगली सीन कॉनेरी, रॉजर मूर, पियर्स ब्रोसनान जैसे जब एक्टर्स उसे कर रहे थे, वो आम लोगों जैसे दिखते थे, दर्शकों ने उसे बहुत आसानी से ले लिया। लेकिन जैसे ही डैनियल ग्रेग आए तो एक बड़ा तबका इस बात पर विरोध कर गया कि भैया ये तो आम जैसा दिखता ही नहीं है, ये तो बॉडी भी बना के रखा है, ये आम नहीं है, ये कैसे जेम्स बॉन्ड हो सकता है? इससे क्या पता चलता है कि एक तो स्पाई का बहुत आम होना जरूरी है। दूसरी एक छोटी सी कहानी महाभारत में मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आती है वो है एकलव्य की कहानी। बहुत ज्यादा कुछ महाभारत में उसके बारे में लिखा नहीं है। अगर हम सोचे तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि आखिर कैसे द्रोणाचार्य का पुतला बनाकर इतना कुछ सीख लिया, हवा में बाण कैसे घुमाना है, कैसे सही निशाने पर पहुंचाना है, 50 तरह की चीजें होती हैं। अंगूठा नहीं गया होता तो फिर वो महाभारत के युद्ध में किसका साथ देता, कौरवों का या पांडवों का? या अंगूठा कटने के बाद क्या उसने उंगलियों से बाण चलाने की कोशिश की या पैरों से बाण चलाने की कोशिश की? 50 तरह की चीजें हैं। गिनती के कुछ पैराग्राफ्स के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बची रह जाती हैं, वहां से स्पाई का काम शुरू होता है। मैं एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। फादर ऑफ ऑल इंटेलिजेंस कौन है हमारे देश में? उसके बारे में जरूर आप लोग नाम खंगाल कर रखिए, आगे उनका भी उल्लेख आएगा। नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने कहा था, मुझे लगता है आप इसे बहुत ज्यादा मानते होंगे। बिल्कुल। सबसे पहले आप सबको प्रणाम कि मुझे यहाँ पर दोबारा बुलाया, और शुरू करते हैं सर। बिल्कुल। मैंने नाम में क्या रखा है इसलिए बोला कि लक्ष्मण सिंह बिष्ट उर्फ लकी बिष्ट, लक्ष्मण लकी, ये नाम कब पड़ा? सर देखो, बहुत सारे, मतलब मैं जितने भी आजकल न्यूज़ चैनल्स वगैरह में जाता हूँ तो नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे नाम तो छोड़ो, अगर आपको मेरे नाम सही नाम बताने से कुछ भी फर्क पड़ता है, मैं आपको पूरी जन्म कुंडली बना दूंगा अपनी। बनी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बनी तो होगी, हाँ, लेकिन आपको जिससे फर्क पड़े वो जानना जरूरी है, जिससे आपको इन फ्यूचर में, भविष्य में थोड़ी सी भी मदद मिले, तो उस चीज पर बात करेंगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए आपका नाम नहीं खंगालते, कोशिश भी नहीं करते, लेकिन इतना हम जरूर समझना चाहेंगे कि आज की डेट तक आप पहुंचे कैसे। कहने का मतलब यह है कि गंगोली हाट, पिथौरागढ़ में आप पैदा हुए, कुछ समय तक उत्तराखंड में रहे, अच्छा एजुकेशन था, इसके बावजूद आप जयपुर गए और वहां से आप फिर आपका सफर शुरू हुआ। कुछ लोगों ने आपको नोटिस किया, कैसे किया? मतलब मैं ये समझना चाह रहा था, जबकि उत्तराखंड में हर परिवार से कम एक व्यक्ति या तो टीचर होता है या आर्मी में होता है, आपको जयपुर से स्पॉट किया गया। सर एक्चुअली क्या है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और हमारे वहाँ पर, अगर सबने आपने देखा होगा कि चाहे कुमाऊं रेजिमेंट हो, गढ़वाल राइफल हो, तो 2-2 रेजिमेंट को मतलब उत्तराखंड देता है। मेरे ग्रैंडफादर भी 1971 वॉर के हीरो रहे, तो फादर भी आर्मी में, तो बैकग्राउंड पूरा आर्मी में ही है, ऐसा मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। और अगर मैं ये बोलूँ कि बचपन से ही मेरे को देशभक्ति थी तो सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कह दे कि यार मैं बचपन से ही देशभक्त था, तो किस बात का? मुझे पता ही नहीं देशभक्ति होती क्या है। अगर मैं किसी से ये पूछूं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों से किसी से पूछ लो प्रॉब्लम्स क्या हैं, किसी को प्रॉब्लम्स नहीं पता, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं गाजा में क्या हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स कैसे पता चलेगा? है ना? अगर किसी बच्चे को बोले इस टाइम कि जाके यूक्रेन के अंदर जाकर देखो, सीरिया के अंदर जाकर देखो,
तब उन्हें प्रॉब्लम्स दिखेगी, तब उनके अंदर देशभक्ति जागेगी। आज तो यहां सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है, तो मैं नहीं मानता कि इस नॉर्मल हालात में हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे के अंदर देशभक्ति जागेगी या उसको लगेगा कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सही है तो क्या करेंगे देश के लिए? सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है ना। आप सुबह आराम से अपने घर पर उठते हो, स्कूल जाते हो, कुछ लोग अपने जॉब्स में जाते हैं, वापस आते हैं, शाम को पार्टी करते हो, तो सब नॉर्मल है। तो फिर आप गए क्यों? मतलब अगर देशभक्ति नहीं थी तो फिर आप गए क्यों? नहीं, मेरे अंदर नहीं थी, सिर्फ गवर्नमेंट को लगा, भारत सरकार को लगा कि इस बच्चे से काम लेना चाहिए, वो लेकर गए। जब भी मैं यहां से गया, इजराइल गया, तब भी मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने जीवन में वहां एक चीज सीख ली थी जो आज मुझे महसूस हो रही है और हर हिंदुस्तानी को महसूस होनी चाहिए कि जो ताकतवर होगा वही जिंदा रहेगा। ताकतवर बनो, क्योंकि ताकतवर के लिए दुनिया में कोई कानून लागू नहीं होते। खुद ताकतवर बनो, अपने देश को ताकतवर बनाओ, फिर दुनिया का कोई भी मुल्क आपके ऊपर कानून लागू नहीं करेगा। आपका देश जो चाहेगा वो करेगा, लेकिन उसके लिए ताकतवर बनना पड़ेगा आपको। नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं सवाल एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, यहाँ पर एनसीसी के लोग बैठे हैं, इसमें होगा कोई 15-16 साल का भी होगा, जाहिर तौर पर 15-16 साल में आप मिलिट्री में चले। आपने अप्लाई किया था? नहीं किया था? नहीं, मैंने कोई अप्लाई नहीं किया। फिर कैसे आप चले गए? मतलब ये तो इंतजार कर रहे हैं कि एनसीसी खत्म हो तो हम एसएसबी में जाएं। नहीं, एक्चुअली अब आपको मैं समझाता हूं कि मिलिट्री, डिफेंस और इंटेलिजेंस में दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप हिस्ट्री देखो, हमारे एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालाइज विंग। यार कोई आदमी उसका नाम हिटमैन भी रख सकता था, शूटर भी रख सकता था, दुनिया में बहुत नाम हुए, कभी सोचा है कि यही नाम क्यों पड़ा होगा यार? ऐसा क्या है? क्योंकि जब ये नाम रखा गया होगा तो 1000 बार सोचा होगा कि भाई हम रिसर्च एंड एनालाइज विंग ही क्यों रखें। दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक चीज क्या है पता आपको? सबसे खतरनाक, दुनिया के अंदर बिना वेपन उठाए किसी देश को ही खत्म कर दो, उससे बड़ी चीज कुछ है ही नहीं यार। गोली तो कोई भी चला लेगा। अभी मैं 2 लड़का हायर करूंगा, दोनों को 10-10 हजार रुपए दूंगा, दोनों को 5 दिन ट्रेन करूंगा और बोलूंगा मार दे उसको, मार देगा, बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन वो सिर्फ क्या है, एक आदमी को मार सकते हैं, किसी देश को बर्बाद नहीं कर सकते। तो जब भी गवर्नमेंट को लगता है, बहुत सारे बच्चे भी इसमें क्वेश्चंस करते होंगे, मेरे पास बहुत से मेल आते हैं कि सर हमारे को रिसर्च एंड एनालाइजिंग में जाना है। भाई क्यों जाना है? मैं क्वेश्चन करता हूं क्यों जाना है? चलो कि देशभक्ति, अरे देशभक्ति तुम वैसे भी कर सकते हो यार। मैं कह रहा हूं कि आप अपना काम ईमानदारी से करो, आपसे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है भाई। पहले आप कमांडो थे ना, पहले तो आप कमांडो बने एक प्रोसेस के थ्रू, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम 15-16 में क्यों नहीं जा सकते। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताता है, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा बच्चों को। पहले मैंने एज अ सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करी, ज्वाइन करने के बाद बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कमांडो बना। स्टार्टिंग में दुनिया में कोई भी आदमी कमांडो नहीं बनता। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूज है कि मुझे यार कमांडो बनना है। भाई पहले बेसिक करोगे ना, जैसे आप पढ़ाई करते हो, कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में जाने के बाद आप लोग बोलते हो कि मुझे एक अलग से डिग्री लेनी है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बच्चा डॉक्टरी कर लेता है, बोलता है मुझे नैरो सर्जन बनना है, मुझे ये करना है। उसका कोई एंट्रेंस होता है? आप नहीं, आपने बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद वो देख लेंगे आपके अंदर कितनी काबिलियत है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या है कि आप अपनी बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हो और बेसिक ट्रेनिंग में आपका फिजिकल नंबर 1 है, बहुत अच्छा फिजिकल है आपका, आप हमेशा एक्सीलेंट आते हो, आप 20 किलोमीटर में भी एक्सीलेंट आ रहे हो, 30 में भी, उनको लगेगा लड़का कमांडो बनना चाहिए, इसका फिजिकल बहुत अच्छा है। जो बेस्ट होगा उसी को कमांडो के लिए भेजेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि बैक में जाएंगे, 1000 लड़के वहां बेसिक कर रहे हैं और कोई लड़का जिसकी फायरिंग बहुत अच्छी है, लगेगा इस लड़के को फायरिंग बहुत अच्छा है। देखो इंडियन आर्मी के अंदर इस टाइम अगर थल जल वायु को ले लूं तो 15 लाख लोग हैं ना यार, है तो 15 लाख, आप सबको तो नहीं जानते। दुनिया में हर चीज सिर्फ किसको चुना जाता है? बेस्ट। अगर उन्हें लगा कि आपकी फायरिंग बहुत अच्छी है, बोलेंगे इसको स्नाइपर बनाओ यार, तो वो आपके स्किल्स को देख लेंगे। तो 10वीं 11वीं में आपने क्या देखा गया होगा? ये नेपोटिज्म तो होता नहीं है वहां पर? नहीं सर, नेपोटिज्म नहीं होता। एक्चुअली क्या है कि बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले, कि फैमिली बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा क्या है, एक फैमिली बैकग्राउंड का प्लस पॉइंट मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं वहां गया और मैं सिलेक्ट हो गया। मैं आपको बताऊं कि मेरे जैसे 1,60,000 बच्चे आए थे, उसमें से 32 ही गए थे। जैसे उन्होंने लक्की बिस्ट को सिलेक्ट किया, वैसे ही पूरे हिंदुस्तान से, हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने 1,60,000 बच्चों को सिलेक्ट किया था। 1,60,000 से थोड़े से ज्यादा थे। उनको सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में जो 32 लड़के उनको नजर आए, उनको उन्होंने बाहर भेजा। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने यहां पर हमसे पूरा फिजिक, मेरी कौन सी फिजिकल होगी यार, मैं तो नॉर्मल ही था, एक स्टूडेंट तो था। बाहर भेजा तेल अवी, मतलब एज ए मोसाद के अंडर में, ऐसे सही बोला सर ने, तलेवी। तो उन्होंने कुछ तो चीजें देखी होंगी, आज हमें समझ में आता है। उन्होंने तो देखा, लेकिन तेल अवीव में आपको 2.5 साल से ज्यादा लग गए।
मतलब फेल पर फेल, फेल पर फेल। सर उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि आप जीवन में कितने भी कोशिश कर लो आप फेल ही रहोगे। आज के बच्चे तो बहुत समझदार हैं हिंदुस्तान के अंदर। आज मैं बताऊं कि इंडिया के बच्चे किसी से भी उठा के देख लो, आज हिंदुस्तान के बच्चों को समझ में आ गया कि मुझे देश के लिए काम करना है। हमारे टाइम में इतना नहीं था सर। वापस सवाल पे आता हूँ। सवाल देखिए ये था कि आपने बताया लाखों बच्चे थे, उसमें से 32 सेलेक्ट हुए और ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। 32 के 32 को तो तेल अवीव नहीं भेजा गया होगा, या हो सकता है भेज दिया गया हो, मुझे नहीं पता। कितने हफ्ते की, मेरे ख्याल से 22-23 हफ्ते की या 25 हफ्ते की कोई ट्रेनिंग? 26 वीक की ट्रेनिंग थी। लेकिन ट्रेनिंग उनकी वैसी होगी, मैंने आपको क्या बोला कि आप जीवन में कितनी भी कोशिश कर लो आप फेल ही होगे यार। उनकी ट्रेनिंग ही वैसी बनती है। आर्मी ने स्पॉट किया कि इसमें क्वालिटी है और वो बंदा फेल करते जा रहा है। नहीं, आर्मी ने जब यहां से लिया तो यहां से फिजिकल के आधार में नहीं लिया, फिजिक के आधार में नहीं लिया। यहां से क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला कि जब भी इन फ्यूचर के अंदर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कल RNW के लिए काम करें। RNW बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए कोई बहुत स्ट्रांग, मुझे अच्छा फायरर भी नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा ब्रेव लड़का भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक ईमानदार इंसान चाहिए। बाकी हम सब बना देंगे यार, मैं आपको बेस्ट फायरर भी बना दूंगा, आपका फिजिक भी बेस्ट ला दूंगा, लेकिन मुझे ईमानदार व्यक्ति चाहिए। आप जैसा हो वैसा ही दिखाओ। तो उसके बाद पहले फील्ड ऑपरेशन में गोली क्यों नहीं चली? अब देखो, एज ए ग्राउंड के ऊपर जब मैं आप ट्रेनिंग ग्राउंड में और लाइव ऑपरेशन में बहुत फर्क है। क्योंकि आज तक हमने जब भी फायरिंग किया तो हमने किस पर किया, फिगर 11 के ऊपर, टारगेट के ऊपर हम लोग फायर कर रहे हैं। वहां एक नॉर्मल है। अभी आप किसी को ये बोलो कि यार एक नाइफ उठाकर इस टेबल के ऊपर मारना है तो कोई भी मारेगा, लेकिन आप में से मैं किसी को ये बोलूंगा कि नाइफ किसी आदमी के गर्दन पर मारना है तो आप नाइफ नहीं चला पाओगे। तो थोड़ा सा वक्त लगता है। एक्चुअली लास्ट का पोर्शन सुन नहीं पाया, लेकिन मैं इतना जरूर समझ पा रहा हूँ कि अगर टफ ट्रेनिंग है, टफेस्ट ट्रेनिंग है, तो आपको टाइम बाउंड किया जाता होगा कि इतने टाइम बाउंड में आपको ये करना है और इतने टाइम बाउंड में आपको ये करना है। ठीक है, आप फर्स्ट फील्ड ऑपरेशन में है, ठीक है, टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन गन ना चल पाए या गोली ना चल पाए, ये बड़ा मतलब सिनेमैटिक टाइप का नहीं लगता है कि फिल्मों में? मैं उसको समझाता हूँ। हाँ। अभी क्या है, मैंने हर रोज ट्रेनिंग में पढ़ रहा हूँ कि यार कि ISI वाले ऐसे हैं, DGFI वाले ऐसे हैं, मतलब CIA वाले ऐसे हैं। मैं बुक में पढ़ रहा हूं कि एक आदमी जानवर है, मतलब ये आदमी इतना बुरा है, ISI वाला कभी मिलेगा तो उसको किल करना है। एग्जांपल के CIA वाला मिले, MI6 वाला मिले, कोई भी, मैं बुक में पढ़ रहा हूं। लेकिन जब पहली बार मेरे सामने आ रहा वो इंसान है भाई। अभी तक मैंने सिर्फ बुक में पढ़ा है, लेकिन किताब में, मतलब आप कहते हैं ना ड्रीम में और रियल में बहुत फर्क होता है। लेकिन जब मैंने पहली बार मुझे किसी को हिट करना है तो वो भी मेरा जैसा ही है, उसकी 2 आंखें भाई, उसके भी 2 हाथ है, तो मैं कैसे गोली चलाऊंगा उस पर? मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने जीवन में, मैंने सिर्फ किताब में किसी दुश्मन को देखा है, लेकिन आज मैं पहली बार किसी एनिमी को सामने देख रहा हूं, और वो कोई एनिमी नहीं है मेरे लिए। उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रखा, ना उसने मुझे कुछ गलत बोला, ना मेरी फैमिली को गलत बोला, ना उसने मेरे सामने मेरी कंट्री को गलत बोला, लेकिन मुझे एक को टारगेट करना है। कभी इस पल को जीकर देखना, वो भी मेरे जैसा ही इंसान है। तो पहली बार लाइफ में फर्स्ट टाइम, जब भी आप, अगर मैं अभी आपसे बोलूं थोड़ी देर के बाद कि यार एक आदमी बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, वो सामने खड़ा होगा, वो बेचारा चुपचाप ऐसे खड़ा होगा, तो आप मेरे को ही बोलोगे यार कैसा बेवकूफ इंसान है, इतनी देर से इसकी बुराई कर रहा था, ये तो नॉर्मल खड़ा है। क्योंकि मैंने आपको कहा है ना, मेरी ट्रेनिंग ने मुझे बोला है कि एक इंसान ऐसा, उसने ऐसा किया। जब मैं लाइव उसे देखता हूं तो लाइव मुझे वो नजर नहीं आता वैसा। तो फर्स्ट टाइम मुश्किल होता है, फिर आप उसी हैबिट में आ जाते हो। हर किसी को इसी चीज से गुजरना पड़ता होगा, सबको, दुनिया में हर एक को। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ताकि इजी तरीके से समझ में आ जाए। आजकल बहुत सारे लोग नशा करते हैं ना, बहुत ही, उनसे जब, जो दुनिया का सबसे ज्यादा जो कहता है मैं नशे के बिना रह ही नहीं सकता, उससे पूछना तूने स्टार्टिंग में क्या गया होगा? स्टार्टिंग में उसने सिर्फ चखा होगा यार, शौक के तौर पर लिया होगा ना, पहले उसने शौक के तौर पर लिया, फिर उसकी आदत हो गई, अब उसकी मजबूरी बन गई। तो स्टार्टिंग में दुनिया में हर आदमी उस फेज से होके गुजरता है। चाहे दुनिया का सबसे बुरा इंसान भी होगा ना, जब उसने दुनिया में पहली बार बुरा काम किया होगा फर्स्ट टाइम, वो कैसे किया मुझे नहीं पता, उसने शौक के लिए किया, उसने मजबूरी में किया, जैसे भी किया, लेकिन फर्स्ट टाइम सबके साथ हर चीज में होता है। अब थोड़ा स्पाई वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर आप बहुत अच्छे ज्योतिष भी हैं, हालांकि सोर्स के थ्रू है, उस पर भी बातचीत करूंगा। थोड़ा सा स्पाई वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। स्पाई एजेंसी का ओरिजिनल वर्क क्या है? देखिए, मैं इसलिए ये आपसे पूछ रहा हूँ कि हम फिल्मों में देखते हैं वो सरकार भी गिरा सकते हैं, वो कोवर्ट मिशंस भी कर सकते हैं, वो दूसरे देशों में जाके मर्डर्स भी कर सकते हैं, या आप उसको मर्डर नहीं कहना चाहते तो मार सकते हैं, कह रहे हैं। तो स्पाई एजेंसीज बेसिकली किस तरह से फंक्शन करती हैं?
आपको कुछ दिनों से पूरी दुनिया का माहौल दिखाई दे रहा है बहुत खराब। आप पूरा देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। यूक्रेन तबाह हो गया, बांग्लादेश खत्म हो गया, श्रीलंका खत्म हो चुका है, गाजा खत्म हो चुका, सीरिया खत्म हो चुका है, अभी जस्ट 2 दिन पहले आपने देखा। एवरीथिंग दिखाई दे रहा है आपको। ये आपको क्या लगता है कब से होगी ये प्लानिंग? कोई भी क्या लग रहा है आपको? बहुत पहले से, मतलब कितने पहले से? 7-8 साल से लेवक तो रखा जाता, 7-8 साल से शायद लेवक तो रखना ही पड़ता होगा, आई गेस। तो अभी आप जाना, वापस जाने के बाद और एक डेट चेक करना, 1 जुलाई 1945, 1 जुलाई 1945 को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल। ये वही थे जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्या किया? विभाजन किया। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उन्होंने MI6 को बैठा के एक मीटिंग करी और उन्होंने बोला देखो वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो चुका है, और जिन्होंने नाजियों के लिए जर्मनी, जापान, इटली के अगेंस्ट फाइट किया, ये तो पावरफुल बनेंगे, तो एक काम करते हैं, इनको आपस में ही लड़ाते हैं इन देशों को, और हमारा पहला काम होगा इस ऑपरेशन का USSR को खत्म करना। क्या खत्म करना? USSR को। और इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन एंथिकेबल, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और 1991 में क्या होगा? USSR को तोड़ दिया, चेक रिपब्लिक और रशिया अलग कर दिया, अलग अलग टुकड़े कर दिए USSR के। उसी में से रशिया निकला। क्या निकला? लेकिन रशिया पावरफुल था। कभी MI6 ने ये नहीं सोचा कि ये इतना पावरफुल एक देश निकल जाएगा। आप लोग टीवी में हर रोज खबर सुनते हैं, मोसाद, CIA सुनते हैं ना, दुनिया के RNW, ISI, MSS। क्या आपने कभी MI6 का नाम सुना है? ये सोचो कि जिन अंग्रेजों का एक टाइम में कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ था, जिन्होंने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया था, सूर्य अस्त ना होने का मतलब कि यार उनके इतने देश उनके कंट्रोल में थे कि अगर यहां सूर्य अस्त होगा तो वहां निकलेगा। क्या वो MI6 कभी इतनी शांत रह सकती है? मैं आपसे ये कहूंगा कि जो परसों जो गवर्नमेंट गिराई है इन्होंने, मादुरो को उठाकर ले गए, सिर्फ ट्रंप सामने नजर आ रहा है आपको। सिर्फ ट्रंप एक चेहरा है, डेल्टा फोर्स ओनली एक चेहरा है, इसके पीछे पूरा गेम MI6। मैं आपको भी क्लियर करूंगा कैसे। 1998 के अंदर दुनिया को पता चला कि MI6 का ऑपरेशन एंथिकेबल चल रहा है। सोचो 1 जुलाई 1945 का ऑपरेशन 1998 में पता चला। फिर MI6 ने बोल दिया हम इस ऑपरेशन को बंद कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन बंद कभी नहीं हुआ। ऑपरेशन आज भी चल रहा है, आज भी इस ऑपरेशन को चल रहा है। आप ध्यान से देखो, लोग कह रहे हैं कि वेनेजुएला को कर दिया ऑयल। क्या ऑयल? यार 13 साल से उनको ऑयल नजर नहीं आ रहा था? अरे 13 साल से तो वही प्रेसिडेंट था ना, क्या 13 साल से उन्हें तेल नजर नहीं आ रहा? आज ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने कैप्चर कर लिया? ऐसा क्या है कि जिस यूक्रेन को महज 24 घंटे के अंदर खत्म किया जा सकता है, 24 घंटे भी नहीं लगेंगे रशिया को, वो यूक्रेन को 24 घंटे में पूरे यूक्रेन को खत्म कर सकता है। 3 साल हो गए युद्ध चलते हुए, और आपको क्या लग रहा है कि इंडिया इस युद्ध में नहीं है? आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान युद्ध नहीं लड़ रहा? इंडिया भी इस वॉर में है। ये क्या है? आपके बगल में बांग्लादेश खत्म कर दिया, आपके बगल में नेपाल की सरकार गिरा दी, आपके बगल में श्रीलंका खत्म कर दिया, आपके अगेंस्ट पूरा पाकिस्तान है जो हर रोज वॉर की धमकी दे रहा है। तो इंडिया वॉर में है, आपको सिर्फ डायरेक्ट वॉर में नहीं है। क्यों बांग्लादेश की गवर्नमेंट को गिराया गया? क्यों हर रोज? आपको क्या लग रहा है अगर वहां पर 5 हिंदुओं को मार दिया जाए तो क्या दुनिया की एजेंसी को नहीं पता होगा कि इंडिया का क्या रिएक्शन होगा? मतलब हम लोग जहां से सोचना बंद कर देते हैं, जहां तक आपकी कल्पना खत्म हो जाएगी वहां से वो लोग सोचते हैं। उनको नहीं लग रहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 लोग आते हैं और नाम पूछ के गोली मारते हैं। आपको बेवकूफ लगते हैं वो लोग जो इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? उनको पता है कि वो नाम हम बोलेंगे, आपके अंदर गुस्सा आएगा, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालोगे। लकी भाई एक बात बताओ। जी सर। ये बीच बीच में अपन ने ये सुना है ना, टूल किट, जॉर्ज सोरोस, विदेशी फंडिंग, तो ये सब सरकार गिराने का हिस्सा है या ये प्लांट किया जा रहा है डाइवर्जन के लिए? देखो सर, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम आते हैं दोबारा रशिया के ऊपर। सेम आप इस पूरे गेम को समझने की कोशिश करोगे एंथिकेबल को, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली क्या है। आपको थोड़ा सा क्या है, इकोनॉमी, दुनिया में पावरफुल कौन होता है? दुनिया में कौन है पावरफुल? जिसके पास पैसा, मिलिट्री। दुनिया में 2 ही चीज पावर होती है, तीसरी कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 चीजें, या तो आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो या आप मिलिट्री से इतनी पावर हो। दुनिया में तीसरी चीज कुछ नहीं चलती, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 चीजें। अगर आप इकोनॉमी के ऊपर लेके जाओगे तो आज ब्रिटेन के ऊपर 2.9 ट्रिलियन का कर्जा है, पता आपको? जो ब्रिटेन आपको दुनिया में इतना अमीर दिखाई देता है, जितनी उसकी जीडीपी है उसका 98% का कर्जा है उसके ऊपर। क्या किया ब्रिटेन ने? क्या किया आपको पता है? युद्ध शुरू होने से पहले रशिया के सारे एसेट अपने पास जमा कर लिए।
अभी क्या किया उन्होंने वेनेजुएला के साथ, क्या किया, उसका 16,000 करोड़ का गोल्ड जमा कर लिया उसने, बोला हम आपको प्रेसिडेंट मानते ही नहीं है। लेकिन आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाओगे, 2019 में 23 जनवरी को उन्होंने दूसरा प्रेसिडेंट बना दिया था ब्रिटेन ने, जो भी प्रेसिडेंट है इसको 2019 में अनाउंस कर दिया था। आप समझो लोगों का गेम। और वो हमारी जो बांग्लादेश में गवर्नमेंट गिराई, सरकार के ऊपर इतना प्रेशर डालो कि हमारी इंडियन इस वॉर में घुस जाएं, फिर आपको क्या लगेगा यार बांग्लादेश को तो हम 6 घंटे में खत्म कर सकते हैं, तो वैसे तो यूक्रेन को भी 6 घंटे में खत्म कर सकते थे। तो रशिया यूक्रेन से युद्ध नहीं लड़ रहा है, रशिया क्या कर रहा है, 32 देशों से युद्ध लड़ रहा है। आपको नजर सिर्फ रशिया और यूक्रेन का नजर आ रहा है, लेकिन आपको उसके पीछे 32 नाटो नजर नहीं आ रहे। आज क्यों वेनेजुएला को क्यों कह रहा है कि मुझे ग्रीनलैंड भी चाहिए, क्योंकि यूएस को पता है, यूएस को कोई तेल से मतलब नहीं है यार, यूएस को कोई पैसे से मतलब नहीं है। वो बोलता है कि ग्रीनलैंड के मैं हर बंदे को 1 लाख डॉलर देने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब समझ लो, क्योंकि वो ग्रीनलैंड भी, अब आप समझो कि इन फ्यूचर में अगर रशिया को यूएस पर हमला करना हो, तो अगर वो ग्रीनलैंड को भी कैप्चर कर लेगा, वेनेजुएला उसने ले लिया, तो अब सिर्फ रशिया के पास एक ही चीज होगी कि रशिया क्या करेगा, बाय सी, मतलब नेवी से ही उसके ऊपर अटैक कर सकता है। जमीन तो बची ही नहीं है ना यार, और दुनिया में सबसे पावरफुल नेवी है यूएस की। दुनिया में आप थोड़ा सा और देखो कि अंग्रेज क्यों गुलाम नहीं हुए। अंग्रेज इसलिए गुलाम नहीं हुए, अगर आप ब्रिटेन को ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो ब्रिटेन के चारों तरफ आपको समुद्र नजर आएगा, सीमाएं नजर नहीं आएंगी। दुनिया में यार हमारा झगड़ा क्यों होता है, पड़ोसी से होता है ना। आज हमारे और पाकिस्तान में झगड़ा ही नहीं होता, हमारी शरत नहीं लगती तो, हम और बांग्लादेश में कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता, आपस में शरत नहीं लगती तो, हमारा तो श्रीलंका से नहीं होता, समुद्र है ना बीच में, क्यों देश ही नहीं हमारे साथ लगता हुआ, आपस में झगड़ा तभी तो होगा। हमारा नेपाल से क्यों कॉन्फ्लिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स लगते हैं, 24 बॉर्डर लगते हैं नेपाल के अंदर, क्योंकि यूएस को पता है कि अगर उसने ये जगह कैप्चर कर ली, अपने देश में मिला लिया, तो रशिया उस तक नहीं पहुंच पाएगा। आज रशिया से क्यों लड़ा जा रहा है, क्योंकि रशिया के नजदीक की जगह यूक्रेन को क्या कर दिया उन्होंने, यूज कर लिया। आज यूक्रेन नहीं हो तो कैसे फाइट करेगा अमेरिका या नाटो, कैसे फाइट करेगा। अगर मुझे आपके घर पर, सपोज करो आप रतलाम में रहते हो, मैं मुंबई रहता हूं, मुझे आपको नुकसान करना है कि यार मैं मुंबई से क्या करूंगा, मैं आपके पड़ोसी को ले लूंगा ना, एक मैं आपके पड़ोसी को बोलूंगा ले तुझे जो पैसा चाहिए कर, इसको डिस्टर्ब कर। जब वो पड़ोसी ही आपके साथ रहेगा तो फिर मुझे डायरेक्ट इस वॉर में आना पड़ेगा। इस डायरेक्ट वॉर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉम्बे से अपनी फोर्स भेजनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा समझाइए, जैसे ये टूल किट सोरोस जो मैंने पहले भी कहा, या विदेशी फंडिंग की बात की, आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्लान कर रहा है कि इंडिया उसकी तरफ अलाइड हो जाए, इसलिए सर ये तो सब, या देश तोड़ रहा है। नहीं सर, ये समझ आपको, ये लोगों को सब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश के अंदर आपने मेरा एक ऑडियो सुना था बीच में न्यूज चैनलों में, उस्मान हादी के भाई की हत्या करी थी, तो मेरा एक वीडियो और उन्होंने सारा का सारा ब्लेम किसके ऊपर लगाया, सारा का सारा ब्लेम लगाया हमारी RNW के ऊपर, अवामी लीग के ऊपर, कि उस्मान हादी की हत्या हमने करी है। तो मुझे अपने एक ऑफिसर की ऑडियो रिवील करनी पड़ी नेशनल टेलीविजन के थ्रू, और उस ऑफिसर ने बोला कि उस्मान हादी को ISI और यूनिस ने मरवाया है। उससे क्या हुआ, बांग्लादेश में हिंसा थोड़ी सी कम हुई, और उमर हादी ने आगे स्टेटमेंट दिया अगेंस्ट किसके, जो वहां पर प्रेजेंट यूनिस गवर्नमेंट और ISI के, उससे थोड़ा सा डाउन हुआ। लेकिन मुझे पता है कि मेरे एक ऑफिसर की जान खतरे में चले गई उससे। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए कभी कभी क्या होता है, एक की कुर्बानी देनी पड़ती है। उनको पता है, मतलब आम लोग बहुत मोहरे होते हैं इसमें, आपको भी गुस्सा आ रहा है, मतलब अगर सपोज करो कि इंसान की फितरत है, सबको गुस्सा आएगा कि एक आदमी को जिंदा जला देंगे, किसको गुस्सा नहीं आएगा यार। आपको क्या लग रहा है कि साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक पिछले 15-20 दिन से सोए नहीं होंगे, आपसे ज्यादा गुस्सा है उनके अंदर। लेकिन क्या है, उनको पता है कि गलती से हम वॉर में चले गए तो हम भी 5 साल तक वॉर ही लड़ते रहेंगे। तो जो हमें दिखाया जाता है वो होता नहीं है, हमें सिर्फ दिखाया जाता है कि ये चीजें हो रही हैं। जी सर। तो क्या सरकारों के हिसाब से स्पाई वर्क डिसाइड होता है? देखिए मैं क्यों पूछ रहा हूं, जैसे धुरंधर मूवी आई, उसमें आपने देखा होगा कि 2 या 3 बार कम से कम R माधवन आकर ये बताते हैं कि नहीं अभी रुक जाओ, अगली जो देश वाली सरकार आएगी उसके हिसाब से निर्णय होंगे। तो क्या स्पाई वर्क उसके हिसाब से रोक दिया जाता है या उसके हिसाब से बढ़ाया जाता है, क्या होता है? सर, हिंदुस्तान की जनता आज खड़े होके बोल दे कि हम सरकार के साथ हैं, इस दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती सर। बात समझे, चाहे फिर US आ जाए, चाहे दुनिया की कोई भी पावरफुल ताकत आ जाए,
पूरे इंडियंस आके बोलते हैं कि हम अपनी सरकार के साथ हैं। मैं सरकार कर रहा हूं कोई भी सर, मुझे प्रेजेंट गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, मतलब जो प्रेजेंट में हमारा लीडर है उसके साथ आके देश बोलता है हम है। सर प्रॉब्लम्स कहां होती है देश के लीडर्स को? जब जनता साथ में नहीं होती तब दिक्कत आती है डिसीजन लेने में। क्या काम करती है एजेंसीज? एजेंसी का सिर्फ एक ही काम होता है, अपनी गवर्नमेंट को मजबूत बनाना। एजेंस दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, चाहे हमारे RNW हो, चाहे ISI हो, चाहे CI हो, हमारा सिर्फ एक ही काम है, अपने देश की रक्षा करना, हमारी जो सरकार का प्रेजेंट आदमी है उसकी रक्षा करना। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ सर, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हमें मतलब नहीं है कि चेहरे से, जो इस देश के चेयर पर बैठेगा, जो इस देश का फर्स्ट पर्सन होगा, जो इस देश को लीड करेगा, हमारा फर्ज है उसके साथ खड़ा रहना सर। तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? सबूत जुटा के ब्लैकमेल करना? सर देखो, फंडिंग आएगी, हर आदमी तो अच्छा नहीं है ना सर। आप इतिहास उठा के देख लो, अगर हम बर्बाद हुए हैं तो हमें बर्बाद हिंदुस्तानियों ने ही किया है। आपने एक चीज और, कैम्ब्रिज आपने नाम सुना होगा, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ना। छोटा सा उदाहरण बताता हूं, दो तरह के स्पाई होते हैं, एक होता है हमारे जैसे जो डायरेक्ट आपको नजर आते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट तरीके से कैसे कि आप में से सपोज करो बहुत ब्रिलियंट हो आप, आज आपको स्कॉलरशिप में आप पढ़ के कैम्ब्रिज चले गए, क्लियर है यार, आप तो माइंडेड हो ना बहुत ज्यादा। अब जैसे ही आप जाओगे वहां तो अंग्रेज बोलेंगे यार एक काम करो, आप लोग रिसर्च करो। अरे भाई आप तो रिसर्च करने के लिए डॉक्टर बन रहे हो, दुनिया के साइंटिस्ट बन रहे हो, आपको बोलेंगे आप रतलाम के ऊपर रिसर्च करो, अगले को बोलेंगे आप हरिद्वार के ऊपर रिसर्च करके लाओ, एक को बोलेंगे रिसर्च। आप रिसर्च करने के लिए आ रहे हो, लेकिन आप इतना समझ में नहीं आ रहा आपको कि आपके थ्रू MI6 इस देश का डाटा लेके जा रहा है। आज तक मुझे आप हिंदुस्तान का कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ ऐसा स्टूडेंट बता दो जिसने ब्रिटेन के ऊपर रिसर्च करी हो। उसको ब्रिटेन के ऊपर रिसर्च नहीं करने देंगे, उसको रिसर्च करवाएंगे हिंदुस्तान के ऊपर, और वो भी हिंदुस्तान से इतना डाटा लेके जाएगा, इतना डाटा, क्योंकि उसको अपने नंबर बनाने हैं भाई, उसको तो बिल्कुल टॉप पर आना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि तू अपने देश की पूरी सीक्रेट्स कैम्ब्रिज को दे रहा है, जो MI6 का एक विंग है। आपने अंग्रेजों को भी देखा होगा, वो भी यहीं आके रिसर्च करते हैं। हम भी तो ये कर रहे हो सकते हैं, हो आप सकता है। एक इंडियन बता दो सर, एक इंडियंस बता दो, हम तो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं ना सर। हमारे को तो ये भी पता है इस देश में कि कौन सीनियर जर्नलिस्ट इस टाइम MI6 के लिए काम कर रहा है। हमारी मजबूरी है नहीं बोलना, क्योंकि MI6 उसके पीछे है, और मैं ऐसे जर्नलिस्ट का नाम नहीं बोलूंगा जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है सर। हम उसको ट्रैक कर रहे हैं पिछले 5 साल से। आपको पता है इंडिया का करस्पॉन्ड है वो। MI6 ने अपना सोर्स बनाया एक तरह से, काम ही MI6 के लिए कर रहे हैं ना सर। अच्छा आप सोर्स कर लो चाहे एसेट कर लो। अच्छा हिंदुस्तान सोर्स तो आप भी बनाते ही होंगे नहीं, ना? नहीं हम सर, हम भी सोर्स बनाते हैं। एक सोर्स कहने का मतलब है कि एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर हम अगर एक्शन लेते हैं, जिसके ऊपर अगर हम एक्शन लेते हैं तो हजारों लोग रोड के ऊपर आ जाते हैं। अब क्या करें बताओ? पता होने के बाद भी, जैसे अगर आपने सुना होगा डोभाल साहब का स्टेटमेंट, तो पता था डोभाल साहब को कि किस मिनिस्टर ने हमारे पैसों की करेंसी के प्लेट्स दुबई में डील करी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि देश की जनता उसके साथ थी ना सर। जब आपकी देश की जनता ही आपके साथ नहीं होगी तो आप किसके लिए फाइट करोगे सर? क्यों नहीं कर पाए सर? मैं रीजन पूछ रहा हूं, क्योंकि आम जनता उनके साथ है सर। आप आम जनता का सपोर्ट हटा दो तो मैं आपको ये बोलता हूं वो जीवन भर सूरज चांद तारे देखने के लिए तरस जाएंगे सर। तो पूरे नंबर्स के साथ सरकार बनना जरूरी है। मैम आम जनता को वास्तविकता पता होती तो सपोर्ट ही क्यों करते मैम? ये तो वो जनता है जो वोट से एक दिन पहले सिर्फ 1000 रुपए के बदले वोट देके आती है और बोलती है सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। अब किसकी बात करोगे मैम? यहां तो ये लोग हैं कि जो अपना काम निकलवाने के लिए, उसमें मैं ही हूं चाहे कोई भी हो, XYZ कहेगा मेरा काम होना चाहिए, 2000 रुपए की रिश्वत दे देगा। इस चीज की क्या गारंटी है कि जो आदमी आपसे 2000 रुपए ले रहा है वो 2 करोड़ के अंदर इस देश को नहीं बेच देगा? लेकिन आप भी तो, मैं हूं चाहे आप हो, हम भी उतने ही हैं, क्योंकि हम भी अपना काम निकलवाने के लिए क्या कर रहे हैं यार, लाइन में ना लगे यार, कोई बात नहीं, 200 रुपए ही तो लग रहे हैं, सिर्फ 200 ही रुपए लग रहे हैं ना। लेकिन 200 रुपए के लिए सोचो कि दो आदमी आपसे 200 रुपए के लिए बेईमानी कर सकता है, गारंटी है इस बात की कि वो 2 करोड़ रुपए के लिए नहीं करेगा? बहुत मुश्किल है मैम। तो मुझे एक बात समझाइए, इंटरेस्टिंगली, हालांकि ये सवाल मैं एंड में पूछता, लेकिन अब चूंकि ऐसा टॉपिक निकल आया है, जैसे ब्रोस के बीच में ब्रो कोड होता है, कोई स्पाई कोड होता है क्या? कहने का मतलब एथिकली हम ये कदम नहीं उठाएंगे या ये नहीं कर, मैं ये समझ सकता हूँ कि जो नॉनवेज नहीं खाता वो स्पाई बन के हो सकता है वेज खा ले, लेकिन कोई कहीं जाकर शादी कर ले? नहीं बिल्कुल सर, करते हैं लोग, शादी भी करते हैं, घर भी बसाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे एजेंट या हमारे एसेट बाहर जाके वो नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। दुनिया में हर एजेंसी अपने देश को बचाने के लिए काम करती है, हम भी करते हैं,
हम भी करते हैं ना सर। नहीं तो हम जितने एरिया में भी यहाँ रह रहे हैं, सपोज करो जहां मैं भी रुका हूं, अगर मैं इस होटल में छुप जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे तक आप मुझे ढूंढ पाओगे। अब सोचो कि एक देश के राष्ट्रपति को आधे घंटे के अंदर उठा लिया जाता है, एक देश से उठा लिया जाता है, आपको क्या लग रहा है कि ये काम 2 दिन का होगा यार? शायद वहां के प्रेसिडेंट को भी अपने बारे में उतना नहीं पता होगा जितना CIA और MI6 को उसके बारे में पता होगा। हम क्यों नहीं करते ये बांग्लादेश में? क्या हम इतने मजबूत नहीं है? अभी मैं आपसे वही करता सर, आपको बांग्लादेश नजर आ रहा है, आपको 32 देश नजर नहीं आ रहे पीछे। वो 32 देश चाहते हैं कि आप ये करो, वो भी तो यही चाह रहे हैं कि आप करो करके। मतलब हम इतने मजबूत तो हैं कि कर सकते हैं। सर कर सकते हैं, लेकिन 5 साल तक युद्ध लड़ेंगे फिर। मतलब आज से 50 साल पहले इस देश में जो हालत थी, वॉर में जाने का मतलब होता है आपका देश वहां चला जाएगा सर। 50 साल पहले आप कैसे रहते थे, आपकी फैमिली कैसे रहती थी, क्या क्या आपके पास चीजें थी, हम वहीं चले जाएंगे। वॉर्स सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। क्यों? यूएस तो वॉर नहीं कर रहा है डायरेक्ट सर। वॉर कौन कर रहा है? वॉर तो यूक्रेन कर रहा है। MI6 तो ब्रिटेन तो वॉर ही नहीं कर रहा। ब्रिटेन ने कौन सा वॉर कर लिया, लेकिन उन्होंने क्या क्या फ्रंट में रखा है दूसरे को। तो ये सब डिकॉय का पार्ट है बिल्कुल आपके हिसाब से? सर देखो, अब मैं जो बोलूं कि हम भी हैं, हम भी करते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा हम नहीं करते। दुनिया में जिंदा, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि जिंदा रहना है तो ताकतवर बनो। UN का क्या लॉ है कि आप किसी भी देश के अंदर जाकर किसी भी स्वतंत्र देश के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकते ना। तो कैसे आपने किसी के प्रेसिडेंट को उठा लिया? अब कहां गया UN सर? निंदा तो सब कर रहे हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि निंदा आपकी सब करेंगे, आने वाले टाइम में भी करेंगे, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आप में दम है, आप इतने मजबूत हो तभी वॉर करो, सिर्फ अपने दम पर। नहीं तो निंदा सब करेंगे आपकी, लेकिन वहां पर आप सिर्फ अकेले खड़े रहोगे। ये बहुत बड़ा सच है सर। तो झूठ इंजेक्ट कर दो, शायद कोई तो करता ही होगा या किया तो जाता ही होगा। मतलब इंजेक्ट वापस झूठ फैला दो। नहीं, झूठ देखो सर, मतलब एजेंसीज का या दुनिया की सबसे महंगी चीज है इंफॉर्मेशन। दुनिया की मेरे लिए अगर मुझसे कोई ये पूछे कि लक्की 20 तेल दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है, कोहिनूर से भी ज्यादा, तो मेरे लिए इंफॉर्मेशन है। लेकिन उससे भी महंगी चीज और खराब चीज है गलत इंफॉर्मेशन मुझ तक ना पहुंचे। बेशक मुझे इंफॉर्मेशन ना मिले, मैं चल जाऊंगा, मुझे 1 साल तक कोई भी इंट नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा एनिमी मुझ तक गलत इंट पहुंचा दे जिसकी वजह से मेरा देश बर्बाद हो जाए। तो यही झूठ का आप बात कर रहे हैं कि कैसे फैलाना। ये जितने भी दुनिया की सीक्रेट सर्विसेज एजेंसीज का काम होता है देश के अंदर प्रोपेगेंडा को फैलाना, देश में भ्रम फैलाना, ताकि देश की अंदर एक तरह का गृह युद्ध शुरू हो जाए। किसी भी देश के अंदर आप कभी भी देख लो, जिस देश की गवर्नमेंट गिरी है, जो देश बर्बाद हुआ है, धीरे 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 होना शुरू होता है। हमारे यहां भी हुआ, होने की कोशिश करी थी लद्दाख से। इंफॉर्मेशन पाने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है? मतलब एक तो सोर्स बनाने होंगे, चलिए आपको पैसा मिल गया, इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, चलो आपको पैसा मिल गया, एक सेपरेट बजट होता है, अच्छा खासा बजट होता है, और मेरे ख्याल से बजट तो आड़े नहीं आता स्पाई वर्क के। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर सोर्स को बना के मेंटेन करना, फिर उनसे बातचीत करना, ये सारी चीजें, और फिर उसको क्रॉस चेक करना कि ये सही इंफॉर्मेशन है या नहीं। सर देखो, रही इंफॉर्मेशन की बात, सपोज करो कि आज किसी का 14 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, हम उस बच्चे को ले लेते हैं, उसकी फैमिली को बोलते हैं कि आज से बच्चा हमारा हो गया, हम उसको भेज देते हैं किसी भी देश में, वो वहीं रहता है, वहीं शादी कर लेता है, वहीं उसके बच्चे हो जाते हैं, और वो अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ एक चीज नहीं भूलता कि मैं हिंदुस्तानी हूं। सर इस लेवल तक काम होता है सर। बस वो जीवन में दोबारा कभी हिंदुस्तान नहीं आएगा, वो उसी धरती में मर जाएगा, लेकिन जब उसका आखिरी पल चल रहा होगा, आखिरी सांस, तब भी उसको ये पता होगा कि मैं यहां क्यों आया हूं। तो इस हद तक काम करते हैं सर। आपने कोलैटरल डैमेज की बात की थी। नाइस। और जब मैंने आपसे स्पाई कोड के बारे में पूछा, मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि कोलैटरल डैमेज होंगे, ठीक है, तो स्पाई कोड कहां तक छूट देता है? क्या कोई ऐसी चीज है कि ये एक काम है जो स्पाई कभी नहीं कर सकता? सर देखो, सिर्फ एक स्पाई को अपनी लाइफ के अंदर आपके किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन की वजह से अगर आप फ्यूचर के अंदर पकड़े जाते हो, तो आपके पर्सनल की वजह से 2 देशों के डिप्लोमेट रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए सर। आपका बेशक आपके साथ कुछ भी हो जाए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अली कोहेल, आपने इजराइल के। मैं कहता हूं कि धरती में ना तो कभी वैसे कोई स्पाई आए, ना कभी फ्यूचर में आएंगे। उनको 24 आवर्स तक सीरिया में उनकी बॉडी को लटका के रखा था सर। एक ऐसे स्पाई जो सीरिया के अंदर गए और महज 5 साल के अंदर वहां के प्रेसिडेंट को चेंज कर दिया, और खुद बहुत जल्दी वहां के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे। तो आपने व्यक्तिगत के चक्कर में 2 देशों के रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं सर। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, मेरे भी वीडियोस देखे होंगे, मेरे इंटरव्यूज देखे होंगे।
आपको पता है शब्द वर्ड्स की वजह से आप दो देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब कर सकते हैं। बेशक आप गोली मार दो 10 को चलेगा, एक आदमी ने गोली मारी है चल जाएगा, लेकिन आपके शब्द ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, दो देशों के कई सालों के रिलेशन खत्म कर देंगे। आपने कुछ दिन पहले क्या हुआ, पुतिन सर का दौरा था हिंदुस्तान के अंदर, आप दोबारा आज चेक करना, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, सबको पता होगा बहुत बड़ा, कि कैसे यूज किया MI6 ने उसका। क्या होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक हेडिंग होती है, उस हेडिंग में क्या लिखा होता है पुतिन सर के आने से 2 दिन पहले, कि पुतिन क्या चाहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर नरसंहार चाहते हैं, ये हेडिंग थी उसकी। अब ये सोचो कि आप मुझे रतलाम बुला रहे हो और एक आदमी मेरे बारे में यहां गालियां लिख रहा है, तो मुझे कैसा लगेगा यार। एक तो आप मुझे रतलाम बुला रहे हो और आप ही के घर का आदमी मेरे बारे में गालियां बक रहा है। तो सेम क्या किया, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक हेडिंग डाली गई कि पुतिन पूरी दुनिया में नरसंहार फैला रहे हैं, और फिर आगे आता है कि नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें इस वॉर पर रोका और ये अनप्रवोक वॉर है ये चीज। और आपको पता वो लेख किसने लिखा, वो लिखा किसने पता आपको लेख, वो लेख लिखा ब्रिटेन की राजदूत लिंडी कैमरॉन ने। और पता आपको स्पाई की दुनिया में एक चीज है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी वो है जो आपको कभी नजर नहीं आएगा, वो सबसे डेंजर है, वो सबसे साइलेंट बैठा होता है, उससे खतरनाक कुछ भी नहीं है। तो जब वो लेख लिखा गया तो लिंडी कैमरॉन ने अपना नाम 30 नंबर पर लिखा था, आज जाके चेक करना, शायद 27 तारीख का वो आर्टिकल था, तो 30 नंबर पर लिंडी कैमरॉन का नाम था, वो भी मजबूरी में लिखना पड़ा उसको क्योंकि आर्टिकल उसने लिखा है। उससे पहले उसने जर्मनी की राजदूत और फ्रांस की राजदूत का नाम लिखा। सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, ये लेख आ गया, इसमें सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया का यूज हुआ। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया को पहली बार 100 साल के बाद पता चला कि हमारा भी कोई यूज कर सकता है। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया को 100 साल के बाद पता चला कि हिंदुस्तान की धरती में एक राजदूत ने उसका कैसा यूज किया। अब कहानी यहीं से होती है कि हिंदुस्तान में तो लेख आ गया, इस लेख का क्या हुआ, इस लेख का क्या हुआ पता आपको, इस लेख की हेडिंग को पूरे यूरोप में चलाया गया और क्या लिखा था पता, बीबीसी ने। अब अगली रिपोर्ट बीबीसी की पढ़ना, बीबीसी ने लिखा पूरी दुनिया को ये देखो कि हिंदुस्तान क्या कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा लेख हमने लिखा था, वो कह रहा है हिंदुस्तान क्या कह रहा है। तो ये होता है कि स्पाई का गेम सर, कि आप एक छोटे से आर्टिकल से दो देशों का डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब करवा सकते हो सर। दो बातें मैं कहूंगा सर, एक तो ये कि मतलब शब्द बचा लो, बहुत, किसी की गर्लफ्रेंड यूज कर लो, आप मैं कह रहा हूं 100 लोगों को मार दो फर्क नहीं पड़ता सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके वर्ड्स, आपने बहुत चीजें सुनी होंगी, आप हथियार से क्या कर सकते हो, सिर्फ आदमी को मार सकते हो, शब्दों से आप इतिहास चेंज कर सकते हो, शब्दों में उतनी ताकत है। आपने दुनिया में कितने भी बड़े लीडर्स देखे, सभी देखें, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री देखें, चाहे पुतिन सर देखें, चाहे किसी ने भी, चाहे डोनाल्ड ट्रंप देखें। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कोई यार ओलंपिक तो नहीं जीता ना, शब्द ही तो बोले हैं यार, शब्द ही बोल के दुनिया के पावरफुल आदमी है ना। आप दुनिया के किसी भी लीडर को उठा के देख लो, क्या उसने कोई ओलंपिक या दुनिया का कोई यार परमवीर चक्र या कोई युद्ध करके आए, बस एक शब्द बोलते हैं दुनिया को हिलाते हैं। आप धरती के कितने भी बड़े टेररिस्ट को उठा के देख लो, आप मौलाना मसूद अजहर को उठा के देख लो, हाफिज सईद को उठाकर देख लो। मौलाना मसूद अजहर के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब उसने स्टार्टिंग में लश्कर तोयबा जीती थी तो सबसे बुरा फिजिकल था इसका, फिजिकल अनफिट, लेकिन आज उसके शब्दों में इतनी ताकत है कि उसकी एक आवाज में हजारों लोग मरने के लिए तैयार हैं। तो ये ताकत है शब्दों में। अब जिसको उठा के नहीं देख सकते उसकी मौत पर तो आप डाउट करते हैं। लादेन, सर देखो, लादेन की मौत पर अभी जैसे वो और चीज बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने ये देखा होगा, जस्ट एक बेल होने वाली थी यहां पर, उमर खालिद की एक बेल हो रही थी, शर्जील इमाम और उमर खालिद दोनों की बेल हो रही थी। उससे पहले क्या होता है, यूएस से जोहार मंदानी एक लेटर लिखता है उसके लिए, ये आप सबको पता होगा, एक लेटर लिखा और क्या बोला कि हम तेरे साथ हैं, हमें दुख है। और जो जैसे उसने लेटर लिखा जोहर मंदानी ने, 8 सांसदों ने क्या कर दिया, वॉशिंगटन के अंदर हमारे राजदूत को लेटर दिया और हिंदुस्तान में दबाव बनाने की कोशिश करी। क्या करी, दबाव बनाने की कोशिश करी कि आप कानून के तहत इनको अंदर नहीं रख रहे हो, ये गलत हो रहा है और कानून के तहत इनको छोड़ा जाए। अब आप समझ रहे हो यहां गवर्नमेंट क्या करे, पर बल के लिए सोचकर देखना, क्योंकि जब जोहर मंदानी इलेक्शन लड़ रहा था, सीआईए की क्या चाल थी, सीआईए को पता चल गया था कि जोहर मंदानी इलेक्शन जीतेगा मेयर का, तो इन्होंने क्या गेम खेला, ट्रंप ने जानबूझ के जोहर मंदानी के अगेंस्ट बात करी।
अब जो ट्रम्प यूएस का प्रेसिडेंट, क्या सीआईए ने उसको नहीं बताया होगा इस इलेक्शन में कौन जीतने वाला है? लेकिन दुनिया को ऐसा दिखाया गया हिंदुस्तान को कि ट्रम्प और जोहर मंदानी दोनों अगेंस्ट हैं। उस दिन से हिंदुस्तान की मीडिया ने क्या किया, जोहर मंदानी जोहर मंदानी जोहर मंदानी, उसको यह समझ लो कि उन्हें अपना पिताजी बना लिया भाई, कि भाई जोहर मंदानी इलेक्शन नहीं जीत रहा, तुम्हारे पिताजी इलेक्शन जीत रहे हैं, ठीक है। अब इस लेवल पर उसको लेकर आ गए कि हिंदुस्तान का बेटा, और लास्ट में सीआईए ने क्या किया, उसी का यूज किया और लेटर उसी के हाथ में भेज दिया। अब यहां पर नेशनल मीडिया चुप। नेशनल मीडिया की 18 घंटे के अंदर, आप आज भी चेक कर लेना, हिंदुस्तान के किसी भी मीडिया का जोहर मंदानी के अगेंस्ट एक भी स्टेटमेंट नहीं था। और उसके बाद क्या है, सेंटर में बीजेपी कुछ बोल ही नहीं सकती। अगर बीजेपी इस मैटर में बोलती है फिर हिंदू मुस्लिम हो जाता है इस देश के अंदर। उसके लिए बैठा हुआ है यूएस कि भाई तुम तो, एक आदमी ने सिर्फ बात ही रखी है तो, और बीजेपी बोल रही है और उमर खालिद के बेल पर बोल रही है, तो हिंदू मुस्लिम होनी चीज है। तो हमारे सीनियर के साथ बैठे हम लोग, हमने कहा सर क्या करें यार, ये तो बेल हो जाएगी यार, क्यों इतना प्रेशर आ चुका है, अब 6 दिन 8 दिन के बाद इसकी बेल है। लेकिन क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि आप जब भी कोई बात रखो, उस बात के ऊपर हमेशा क्या होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए कि दुनिया में उसका कोई विरोध ना कर सके। अब हमने उसमें क्या रखा, अगर आपने वो ट्वीट पढ़ा होगा, मैं ट्विटर में था भी नहीं उस दिन, पहली बार मैंने इस ट्विटर पर पहला ट्वीट डाला, मुझे मजबूरी में ट्वीट डाउनलोड करना पड़ा। और हमने क्या बोला, क्योंकि उसमें जोहर मंदानी ने क्या बोला, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करी, सबने मानव अधिकार की। तो हमने अमेरिका, जोहर मंदानी और उन 8 सांसदों से पूछा कि आप मानव अधिकार की बात कर रहे हो, आप हमारी न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हो, तो पूरी दुनिया को सिर्फ इतना बता दो कि जो तुमने क्यूबा में जो जेल बनाई है, वो जेल क्यों बनाई है? क्या अमेरिका के पास धरती की कमी रह गई थी कि जो उसने क्यूबा में जेल बनाई? फिर हमने बोला कि हम बताते हैं दुनिया को कि तुमने ये जेल क्यों बनाई। तुमने ये जेल अमेरिका से बाहर इसलिए बनाई ताकि अमेरिका का कोई भी कानून इस जेल पर ना लग सके। अगर सपोज करो कि हिंदुस्तान अगर कोई जेल यार नेपाल में बना देगा, मैं आपका बच्चा उठा लूं, तो आप तो हिंदुस्तान में कुछ बोल ही नहीं सकते, हम तो बोलेंगे जेल नेपाल में है भाई, हमारा कानून ही नहीं लगता। तो हमने यूएस से सवाल पूछा कि आप हजारों साल तक कैदियों को यहां रखते हो, टॉर्चर करते हो, और उनकी बॉडी उनके घर वालों को भी नहीं देती, तो क्या जोहर मंदानी साहब आपको ये ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं दिख रहा, ये मानव अधिकार नहीं है? आप इस जेल के बारे में क्यों नहीं बात उठाते? तो इसके बदले में यूएस से एक भी जवाब नहीं आया। उसके बाद नेशनल मीडिया की बाढ़ लग गई, बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और वो बेल कैंसिल हुई। मैम, बहुत सारे लोग बोलते हैं इस देश के अंदर कि यार डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है। हम उस देश में रह रहे हैं जहां बाहर जाने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिसका पुतला फूकोगे, आप पुतला फूकते हो, शाम को जाके पार्टी भी अटेंड करते हो, आप बोलते हो यार हम यार हमारे को डिक्टेटरशिप है यार, ये करके दिखा दो ना चाइना में, ये करके दिखा दो दूसरे देशों में, आपको पता चल जाएगा डिक्टेटरशिप क्या होती है। सीआईए का इतना हवा क्यों है? एक तो ये चीज, और दूसरा फिर मैंने आपसे ये भी मैंने पूछा था कि लादेन मारा गया है, इस पर डाउट क्यों है? सर डाउट है क्योंकि क्यों है? नहीं देखो, हम तो नहीं है, डाउट है क्योंकि एक्चुअली यूएस वो है जो सद्दाम को फांसी में लगाता है तो पूरी दुनिया को दिखाता है। सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि भाई तुमने लादेन का फेस क्यों नहीं दिखाया, तुमने क्यों लादेन का चेहरा नहीं दिखाया, तुमने क्यों लादेन की बॉडी को डाल दिया, क्यों दुनिया के सामने उसका फेस दिखाकर नहीं लाए? सिर्फ यही बोलते। बहुत सारे लोग कहते हैं लादेन तो पहली किसी मतलब एयर स्ट्राइक में मारा गया था, लेकिन यूएस को दिखाना था कि हमने लादेन को मारा। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये मेरे व्यक्तिगत नहीं है, लोग कहते हैं ऐसा। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात बताई कि किस तरह से डायलॉग्स चल रहे थे दो कंट्रीज के बीच में। अभी डायलॉग्स प्रधानमंत्री मोदी और ट्रम्प को लेकर भी चल रहे हैं। आप भी जानते हैं कितने इंटरेस्टिंग मोड पर चीजें पहुंची हुई हैं। ये भी प्लांटेड है, मतलब लोग जानना चाहते हैं कि क्या दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, देखिए नहीं हुई थी, एक कहता है हुई। सुनिए, मैंने आपसे वापस कहा था ऑपरेशन अनथिंकेबल। मैंने कहा कि 1945 से एक ऑपरेशन चल रहा है यूएसएसआर को खत्म करने के लिए। यूएसएसआर खत्म हो गया, रशिया को खत्म करने के लिए। आप एक चीज देखो, जितने भी लोग रशिया के करीब आने की कोशिश करे उनको क्या किया गया, खत्म किया गया। यूएस को हमसे प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्ट, यूएस को प्रॉब्लम कब है, जब हम रशिया के साथ डील करते हैं। यूएस की सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम रशिया के साथ डील करना बंद कर दो, सारी प्रॉब्लम्स खत्म। बाकी ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है कि रशिया के साथ, कल अगर इंडिया बोलता है कि मैं रशिया के साथ नहीं हूं तो सारे टैरिफ सब खत्म हो जाते हैं सर। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है उसको भी समझने की कोशिश करो। ऑपरेशन अनथिंकेबल का अगला पार्ट, रशिया को खत्म करने के बाद अगला स्टेप सिर्फ यही नहीं रुकेगा, अगला जाएगा चाइना, चाइना के बाद आएगा इंडिया। ऑपरेशन अनथिंकेबल का कि एशिया के अंदर 3 देशों को एक नहीं होने देना। एक पल के लिए सोचकर देखो, रशिया, हिंदुस्तान और चाइना, अगर ये तीनों एक होते हैं, क्या इस धरती में ऐसा कोई देश है जो इन तीनों के खिलाफ लड़ सके सर?
एक पल के लिए सोच कर देखना एक होते हैं तो क्या परस्पर विश्वास रहेगा? ये भी तो एक पॉइंट है ना चाइना सर। को विश्वास कौन नहीं रहने दे रहा ये तो मुझे बताओ ना सर। ऐसा मतलब कौन है जो कहता है कि विश्वास मत रखो? कोई ना कोई तो होगा। ये किसने मतलब आपके जहन में भी है किसने सोच डाली कि हम इस पर विश्वास करें? तो कोई तो है जिसने सोच आपके दिमाग तक भी पहुंचाई। आप इस क्वेश्चन को करने पर मजबूर हो गए। कोई ना कोई तो था जिसने ये क्वेश्चन आपके दिमाग में दिया है। ऐसे ही तो क्वेश्चन नहीं आया। मैंने आपसे अभी कहा कि जहां तक हम सोच नहीं सकते उस खत्म हो जाएगी, उससे आगे सोचती हैं एजेंसीज खत्म हो जाती है, उनके ऑपरेशन कभी खत्म नहीं होते सर। गवर्नमेंट चेंज होती है, ऑपरेशंस कभी खत्म नहीं होते दुनिया के अंदर। मैंने आपको बोला कि 1 जुलाई से चलता हुआ ऑपरेशन आज भी है। साइबर वॉर, इसे किस तरह से देख रहा है स्पाई वर्ल्ड? और दूसरा ये कि कोरोना के टाइम पे आपने बहुत सुना होगा बायोलॉजिकल वेपन। चूंकि चाइना की बात निकली है तो मुझे लगता है उस पॉइंट को भी मैं टच कर लूं। तो क्या बायोलॉजिकल वॉर और साइबर वॉर ये सचमुच उतना बड़ा है जितना दिखाया जा रहा है, या कपोल कल्पना है? सर सोचो कि एक भी गोली नहीं चली, कोई अपने घर से नहीं निकला, इकोनॉमी क्रैश हो गई दुनिया की, तो इससे बड़ा वॉर क्या होगा सर? आप एक दूसरे के साथ बैठने में डर रहे हो तो थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। नहीं आप तो मतलब ये कह रहा हूं कि आप अपने लोगों से डर रहे हो बैठने में। आप अपने घर वालों की डेड बॉडी जलाने को नहीं जा रहे हो कहीं मैं ना मर जाऊं। इससे डेंजर वॉर है ही क्या दुनिया में? यार आप तो कह रहे हो मुझसे हाथ मत मिला भाई, आपका भाई कह रहा है मुझसे हाथ मत मिला, आपकी सिस्टर बोल रही है दूर रह के बात कर, तो इससे बड़ा वॉर दुनिया में मुझे कोई दूसरा दिखा दो। और बायोलॉजिकल वेपन सच्चाई है? बिल्कुल सर, हमारे पास इंफॉर्मेशन है सर। न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर दुनिया का सबसे खतरनाक वॉरफेयर है शायद आने वाले टाइम में। आपने एक छोटा सा कोरोना का एग्जांपल देख लिया होगा, चाहे दुनिया इसमें कुछ भी बोले, वो एक बायोलॉजिकल वेपन था। वो दुनिया को पता है सर, सबको मालूम है कि था करके। अब उसको आप कितना भी कोरोना बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो अगला क्या? देखो सर, अगला इतना तो हम नहीं बता सकते अगला क्या होगा। बस सिर्फ एक नहीं, उसका सॉल्यूशन है सर, एक ही सॉल्यूशन है, मजबूत बनो सर। बस स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग लेके जाओ, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही इलाज है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कि बीच बीच में आपने अमेरिका और वेनेजुएला की भी बात की है, इसका क्या प्रभाव देख रहे हैं आप? नहीं सर, प्रभाव क्या देख रहे हैं? प्रभाव तो दिखा, दुनिया को दिख रहा है प्रभाव तो, कि वेनेजुएला उसने ले लिया अपने कंट्रोल में। मैं ये समझ पा रहा हूं कि वो ये अपने डॉलर को मजबूत रखने के लिए कर रहा है। सर डॉलर तो वैसे ही मजबूत रहेगा सर, और करना है। नहीं, सद्दाम को क्यों मारा? कोई आप में से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सद्दाम आपने देखा कि डिक्टेटरशिप था, सद्दाम को मार दिया, क्यों मारा? गद्दाफी को क्यों मारा? क्यों मारा यूएस ने? तो ऑयल का फ्रंट डिकॉय क्यों नहीं हो सकता? नहीं सर, नहीं पहले एक क्वेश्चन था, क्यों मारा सद्दाम को? रीजन क्या है? आप लोगों को जो बताया गया वो रीजन क्या था? ऑयल। गद्दाफी को क्यों मारा? रीजन क्या बताया? यार कि डिक्टेटरशिप है, लोगों पर अत्याचार कर रहा है ना, तानाशाह कर रहा है। रीजन थोड़ा सा सद्दाम के ऊपर जाना। सद्दाम ने बोला कि अब मैं डॉलर में डील नहीं करूंगा, मैं यूरो में डील करूंगा। उसके मरने का कारण, गद्दाफी का मरने का कारण, बोला मैं डॉलर में डील नहीं करूंगा, मैं गोल्ड में डील करूंगा। अब यह समझो कि यूएस बोलता है कि दुनिया में आप डील किसी भी चीज में करो, किसी भी चीज की डील करो, डॉलर मेरा रहेगा। कमीशन तो आ रहा है ना सर। तो दुनिया में जो हर एक शेयर मार्केट का हिसाब समझो कि मैंने एक शेयर मार्केट की कंपनी खोल ली, उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं कि आप दिन भर जुआ खेलो, लेकिन मेरे शेयर मार्केट से खेलो, कमीशन मेरे पास आना चाहिए। चाहे आप हारोगे जीतोगे, हारोगे जीतोगे, कमीशन तो मेरे पास आएगा। मैं बेचूंगा खरीदूंगा, बेचूंगा खरीदूंगा, क्योंकि आप मेरे सिस्टम के अंदर खेल रहे हो। तो दुनिया में आप कोई भी डील करो तो डॉलर में करो, ताकि उसका प्रॉफिट दुनिया में स्ट्रांग बनता जाए। क्यों यूएस स्ट्रांग है? क्योंकि डॉलर में दुनिया में डील होती है ना सर। जो भी डॉलर्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश करा, उसको या तो डिक्टेटरशिप से मार दिया, या बोला तानाशाह के करूंगा। उसमें कोई भी आप सीआईए की कोई भी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आप मान लेते हो। हमारी इकोनॉमी तो अच्छी चल रही है, और फिर वहां से 500% टैरिफ की बात आ रही है। मैंने क्यों आ रही है? सर चल रहा है, मतलब बात चल रही है, ये तो चल रही है, जिस दिन होगा वो अलग है सर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसे हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है और उसका नतीजा ये कि हम पर 500% टैरिफ की बात आ रही है। सर हम रशिया के क्लोज जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि तो हम हमेशा क्लोज रहे हैं। सर अब वॉर सिचुएशन, वो एक्चुअली क्या है, रशिया फाइट कर रहा है इस टाइम 32 देशों के साथ। अगर रशिया का नुकसान, रशिया के ऊपर कितना कर्जा आज के टाइम में? रशिया के ऊपर 1 ट्रिलियन भी कर्जा नहीं है।
शायद 430 बिलियन का कर्जा है रशिया के ऊपर, वहीं आप ब्रिटेन के ऊपर लेते हो 2.9 ट्रिलियन का कर्जा है, वहीं आप यूएस के ऊपर जाते हो 38 ट्रिलियन का कर्जा है। आपको पता है अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर वेपन बेस्ड है, पूरे वर्ल्ड में 43% वेपन ओनली अमेरिका के यूज होते हैं। अमेरिका तो चाहेगा पूरी दुनिया में वॉर में आए सर, सिर्फ रीजन एक ही है कि हम रशिया के साथ डील ना करें, बाकी दूसरा कोई रीजन नहीं है। तो आप एनालिसिस कर रहे हैं या आपके सोर्स आपको ये इशारा नहीं सर, कर हम रहे दिन रात यही काम करते हैं सर। अभी भी आपके सोर्सेज हैं? नहीं, दिन रात यही काम करते हैं, एवरी टाइम यही काम करते हैं। इन फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे सर। तो आप यही अभी काम भी करते एक्टिव हैं है, एजेंसी के लिए नहीं एक्टिव सर, देखो काम तो करते ही है ना सर देश के लिए। हमारा एक ही काम है कि देश को सही जानकारी देना, लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना सर। आपने अपने वर्क के आखिरी दिन 6700 से ज्यादा पन्नों पर साइन किया, ये आपने बताया है। बिल्कुल सर। और इसके बाद भी आप इतना कुछ बता पा रहे हैं, जबकि कायदे से तो हम ये मानकर चलते हैं कि अगर किसी कोई स्पाई है तो वो कभी बताएगा ही नहीं कि हमने एज अ स्पाई काम किया है। लेकिन इससे कितना बेनिफिट हुआ सर, एक चीज मुझे आप बताइए ना। पहले जिस RNW के बारे में आज से 4 साल पहले किसी को नहीं पता था, हमने आज पूरे हिंदुस्तान को बताया कि RNW ये है। अगर गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा लेगी ना सर, कोई ना कोई तो रीजन होगा कि एक्शन नहीं ले रही है, नहीं तो आप तो मीडिया के सामने आ भी नहीं सकते एज ए लॉ के हिसाब से। आप मुझे एक नुकसान बता दो, सिर्फ इससे एक नुकसान हुआ है देश के यूथ का। आज से 3 साल पहले तक इस देश का यूथ एक ही चीज बोलता था कि हमारे हीरो वो हैं जो पर्दे पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान के 99% यूथ बोलता है कि वो मैं उनका फैन हूं, हीरो मेरे ये हैं। वो सोच तो चेंज करी हमने। मैंने शुरुआत में ये कहा था कि अगर हो सके आप लोग पता लगाइए। रामेश्वर नाथ काउ सर, यस, हम आर्मी स्कूल में थे और बहुत लिमिटेड उनके बारे में सुना, एनसीसी में थे तो बहुत लिमिटेड उनके बारे में सुना। ये फादर ऑफ इंटेलिजेंस है। ये उस वक्त वैसा काम कर रहे थे इस वक्त जो ये अपने लिए बता रहे हैं जी। एंड आई थिंक रामेश्वर नाथ काउ सर को तो आप भी अनडाउटेडली अपोज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप ये बोलते हैं कि दुनिया के इससे बेहतरीन कोई ना हो। सर ये मैं नहीं बोलता, आपने अभी थोड़ी देर पहले किसी और को बताया था, इसलिए बोल नहीं, रहा हूं। एज ए स्पाई रामेश्वर नाथ, मैंने एज ए जो 5 इयर्स में उन्होंने काम किया हेलीकॉप्टर, देखो सर, अगर दुनिया का किसी भी देश का सोल्जर अगर वो ब्रेव है तो मेरे लिए सोल्जर है सर। देखो सोल्जर कभी वॉर नहीं लड़ता। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि कोई आदमी आके ये कह दे कि सोल्जर वॉर लड़ते हैं, सोल्जर सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। कल पुतिन बोलेगा वॉर खत्म, वॉर स्टॉप हो जाएगी उसी टाइम। सोल्जर कभी वॉर नहीं लड़ते हैं। वॉर कौन लड़ते हैं? 2 पॉलिटिशियन। और रही सेफ हैंड की बात, आप दुनिया की CIA के चीफ की रिपोर्ट्स पढ़ो, आप ISI के चीफ के बारे में पढ़ो, वो बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट एजेंसी है रिसर्च एंड एनालाइज विंग। उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण सर, आज पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है, US में भी भूचाल आ रखा है सर, सब जगह भूचाल आया है और हम कितनी शांति से बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे आजू बाजू सब खत्म हो चुके हैं। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या है सर कि हमारी एजेंसीज ने सारी टेंशन अपने ऊपर ले रखी है और हम यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। कि हम लोग ये चर्चा तो किया करते थे कि बेस्ट एजेंसी कौन सी है, आपके हिसाब से कौन सी है? सर दुनिया की ऐसा, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं सर, मेरे लिए बेस्ट एजेंसी दुनिया की रिसर्च एंड एनालाइज विंग। एक छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूं। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं। क्या हुआ, 11 अप्रैल 1955 को एक प्लेन उड़ता है हांगकांग से, और वो प्लेन जाने के कुछ घंटे के बाद क्रैश हो जाता है। उस प्लेन का नाम था कश्मीर प्रिंसेस, निकनेम। शायद उस प्लेन, एयर इंडिया का प्लेन था L749 अल्फा। प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होने के बाद क्या होता है, पूरी दुनिया में एक भूचाल आता है कुछ टाइम के लिए, और यह बोला जाता है कि उस प्लेन के अंदर चाइना के प्रीमियर ज़ियाओ लाई बैठे हुए थे, वहां के प्रधानमंत्री। आज भी चाइना के ब्रेन जो बोला जाता है वो ज़ियाओ लाई को बोला जाता है। तो थोड़ी देर के बाद पता चला कि ज़ियाओ लाई उस प्लेन में नहीं गए, एक दिन के बाद। लेकिन पूरी दुनिया ने क्या, जब उसमें 2 सर्वाइवर बच के आए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट, नथुला आइलैंड पर वो क्रैश हुआ था प्लेन, और उनके एक स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया में भूचाल आ गया कि ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, इस प्लेन के अंदर धमाका हुआ था बॉम्ब का। तब पूरी दुनिया ने क्या किया, 1955 में बोला हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करो। ये बात तो हिंसा की करता है, ये बात तो चाइना और हिंदुस्तान भाई भाई की करता है, और ये प्लानिंग क्या कर रहा था, चाइना के प्रधानमंत्री को मारने की। तब 35 इयर्स के थे रामेश्वर नाथ काउ सर, और उनको ये केस दिया, और रामेश्वर नाथ काउ सर इस केस को सॉल्व करने के लिए यहां से हिंदुस्तान से गए चाइना। और मैं आपको बताऊं कि US कभी नहीं चाहता था ये केस खुले।
उस टाइम यूएसएसआर कभी नहीं चाहता था केस खुले, ब्रिटेन कभी नहीं चाहता था केस खुले, खुद चाइना कभी नहीं चाहता था केस खुले। और 11 महीने के अंदर रामेश्वर नाथ काओसन ने पूरी दुनिया के सामने केस खोल के दिखा दिया कि इस प्लेन के अंदर बॉम्ब किसने लगाया था और प्लानिंग किसकी थी। हिंदुस्तान एक इनोसेंट देश था, ये प्रूफ कर दिया था पूरी दुनिया को। तब उनके नाम के आगे लगा था दी रामेश्वर नाथ काव, ये यूएस ने लगाया था। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं सर। आप ऑपरेशन फीजी के बारे में सुनोगे, ऑपरेशन स्वदेश के बारे में सुनोगे तो शायद हमारे सालों कम निकल जाएंगे। हमको बताया नहीं गया। अब आप बता रहे हैं तो बहुत सी चीजें धीरे धीरे कर पता भी चल रही हैं और काफी लॉजिकल साउंड भी कर रही हैं। आपने ये कहा कि आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है। MI6 से भी स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल MI6 से भी CIA से भी स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल। सबसे कमजोर कौन सी है? सर देखो, एजेंसी कमजोर है, आप DGFI देख लो, चाहे बांग्लादेश की एजेंसीज देख लो, आप चाहे श्रीलंकन एजेंसीज देख लो, जिनका देश खत्म हो चुका हो, कमजोर एजेंसी है सर। ISI को मैं कमजोर नहीं बोलूंगा सर। IS देखो हमारा दुश्मन है, इसका मतलब ये नहीं कमजोर है। जो ISI पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैला रहा है, यही वो ISI था जिसने USSR की रेड आर्मी को बैकफुट फेंक दिया था 1989 के अंदर। ऑपरेशन साइक्लोन चला था, इस दुनिया में पहला मुजाहिदीन जो तैयार किया वो इसी ISI ने तैयार किया। चाहे तैयार करवाया किसने, CIA ने, लेकिन फ्रंट पर कौन था? फ्रंट पर ISI था। आज भी इतना सा पाकिस्तान है, लेकिन क्या कर रखा है? परेशान तो कर ही रखा है ना सर। कुछ भी हो, परेशान तो कर ही रखा है। हम कितना भी बोले, लेकिन दुनिया को तो डिस्टर्ब कर ही रखा है, तो आप उसको कमजोर नहीं कह सकते हो। हम कह सकते हैं बुरा है, मैं बुरा बोल सकता हूं लेकिन कमजोर नहीं कह सकता हूं। तो वो बुरा है तो साथ में बुरा है, जिसका लैगी है उसके साथ बुरा है। CIA नहीं देखो, CIA का तो सपोर्ट है, CIA का तो एक तरह से एसेट समझ लो उसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि ISI CI का एसेट है। जब ये अपने उसमें आता है तो CIA को भी धोखा देता है ये। अगर जिस अभी आपने एक पिक्चर देखी होगी थोड़े दिन पहले, धुरंधर, उसमें एक कश्मीर इलियासी का कैरेक्टर है। एक्चुअल कैरेक्टर क्या था कि जब अफगान वॉर स्टार्ट हुआ था तो एक कश्मीर इलियासी वहां से तैयार हुआ था, मुजाहिदीन, और ये धीरे धीरे क्या हुआ, ISI के रडार में आया और इसने ब्रिगेड 303 खोली, मतलब 313 ब्रिगेड। और आपको बताऊं कि एक टाइम में ISI के लिए इतना सरदर्द हो गया था। पहले तो क्या हुआ कि अमेरिका जैसे इसने ISIS ज्वाइन करी तो CIS को ढूंढने लग गया, और आप समझ लो कि CIA ने पूरी ताकत लगा दी। 10 साल तक CIS को ढूंढ नहीं पाया सर। और क्यों नहीं ढूंढ पाया? क्योंकि ISI इसको बचा रहा था। तो आप ISI को कमजोर मत समझो कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी में से एक जो CIA इसको ढूंढ रही थी, 10 साल तक इसने बचा के रखा। जब इसके लिए सरदर्द हुआ तब इसने CIA के थ्रू उसको मरवाया। एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। मतलब पिक कर करके लोगों को मारा जा रहा है, पिक कर करके। अच्छी बात है सर, नहीं तो देखो इसमें तो बुरी बात नहीं है। तो एक एक करके सभी को तो नहीं मारेंगे। नहीं इकट्ठे तो नहीं मारेंगे, लेकिन अच्छा है। देखो सर, क्या है इसके पीछे? जो जैसा काम करेगा वो तो मरेगा सर। नहीं, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है कि कुछ लोग कहते हैं आज कि अगर आपने हिंदुस्तान के बारे में गलत सोचने की कोशिश करी, हमारे लोगों को थ्रेट देने की कोशिश करी, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप कभी कुदरती मौत नहीं मरोगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ तो उसका रिजल्ट दुनिया देख रही है सर। तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले पहलगाम अटैक, आपने कहा कि रॉ सबसे मजबूत एजेंसी है। ये सवाल बार बार उठा और फिर धीमे से इस सवाल को गायब भी कर दिया गया कि क्या ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था? आ रही है सर। देखो क्या होता है, आप ही मेरे एसेट हो। एग्जाम्पल समझाता हूं, आप मेरे एसेट हो, मैं आपको स्टेब्लिश करता हूं। आप बोलते हो कि लक्की सर एक इंफॉर्मेशन है, मैं बोलता हूं ठीक है सर, मैं आपको इंफॉर्मेशन के बदले जो भी हमारी डील है XYZ, आप बोलते हो कि मैं एक इंफॉर्मेशन के बदले 1 लाख रुपीज लूंगा। एग्जाम्पल, मैं आपको 1 लाख रुपीज देता हूं, वो इंफॉर्मेशन गलत निकलती है। फिर आप मुझे अगले दिन दोबारा बोलते हो लक्की सर एक इंफॉर्मेशन है, फिर मैं आपको 1 लाख रुपीज देता हूं सर, फिर इंफॉर्मेशन गलत निकलती है, मैं आपको 99 लाख रुपीज देता जाऊंगा सर जब तक आप मांगोगे। आप मुझे 100वीं इंफॉर्मेशन देते हो, मेरे सही निकलती है सर। हमारी दुनिया में 1% के लिए भी हम लोग काम करते हैं। आप समझ रहे हैं, रेशियो 1%। अगर आप 99 बारी मुझे गलत इंफॉर्मेशन दोगे ना सर, मैं बराबर वर्क करूंगा उस पर। सिर्फ मेरे को एक इंफॉर्मेशन मिल गई तो मेरे कंट्री के लिए। आप एक इंट को कहते हो कि फेलियर था, लेकिन आप ये नहीं देखते कि 365 दिन 6 घंटे आप सेफ हो।
यार दुश्मन तो हर रोज आपको मारने की प्लानिंग करता है ना। तो ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस या दुनिया की कोई भी सीक्रेट सर्विस, वो है तो इंसान, भगवान तो वो भी नहीं है। सर अब छोटे छोटे से क्वेश्चंस लूंगा मैं और चाहूंगा अभी थोड़ा छोटे छोटे से आंसर्स दें। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्पाई वर्ल्ड में फीमेल्स के लिए आप क्या देखते हैं? जैसे हम तो ये भी देखते हैं कि कोई महिला चीफ भी बन सकता है किसी और एजेंसी का, अरे सर कैसी बात और कर हमारे साथ फीमेल एनसीसी कैडेट्स भी हैं और बहुत सारी फीमेल्स हैं, वो भी इस चीज को समझना चाहिए। अभी आपको पता दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी में से एक, उसकी चीफ एक फीमेल ही है यार, ब्लेज मैथ्रीवेली, MI6 की चीफ। तो क्यों नहीं बन सकती यार? अगर आपको RNW का चीफ बनना है तो आप UPSC की अप्लाई कर सकते हैं, या आप इंडियन आर्मी में एज ए ऑफिसर रैंक से आ सकते हैं, या और भी तरीके हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीफ कोई फीमेल नहीं बन सकती। अभी दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी की चीफ आप देख लो यार। बिल्कुल सर। क्या ये सच है कि पंजाब में आप उस समय सिक्योरिटी में थे और आपने किसी को कार में बैठने से मना करा जिसकी वजह से आपका ट्रांसफर हुआ? उस टाइम शायद प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर थे वहां के, उनके बेटे थे सुखबीर सिंह बादल। तो मुझे बोला था उनके बेटे को गाड़ी में बैठाने के लिए, लेकिन मेरे प्रोटोकॉल थे भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप वहां के डिप्टी CM हो, तो मैंने नहीं बैठाया, तो पोस्टिंग हुई सर, बाकी तो क्या हुआ, कुछ नहीं। गैंगस्टर से भी आपकी दोस्ती है? अब सर गैंगस्टर तो अब देखो सर, अब गैंगस्टर हो टेररिस्ट हो, जो मेरे काम का है, जो मेरे देश के लिए सही है, वो मेरा दोस्त है सर। 9mm पिस्टल से 84 रॉकेट लॉन्चर तक आप चलाने का दावा करते हैं? सर अब मैं नहीं, दुनिया का कोई भी सोल्जर, हिंदुस्तान का कोई भी सोल्जर होगा, वो 9mm पिस्टल से लेकर 84 रॉकेट लॉन्चर हर सोल्जर फायर करता है। स्नाइपर और स्पाई साथ साथ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर, दोनों अलग अलग है। आप एज ए स्नाइपर आप दोनों थे? करो, 3 भी हो सकते हैं आदमी, आप जितने कोशिश करोगे, वो कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कोई आदमी 4 भी बनेगा, 5 भी बनेगा, तो नो लिमिट। एक चीज और, उत्तराखंड वाली घटना को आप बार बार डिनाई करते हैं, जबकि सारी चीजें देखने में ऐसा लगता है कि शायद आप ही थे। एक स्नाइपर ही तो है जो एक ऐसी गोली चलाए जो किसी को यहाँ से लगाते हुए दूसरे को भी लगा दे। देखो सर, होना ना होना अलग चीज है ना, कि पहले किसी को लगा मैं था तो मैं जेल चला गया, बाद में लगा नहीं था तो बाहर आ गया सर। बिग बॉस जाते और अच्छा होता? नहीं सर, क्यों मैं नहीं गए? नहीं, बिग बॉस जाके सर देखो, बिग बॉस मेरे पास हजारों मेल्स आते हैं सर, हजारों मेल। हर मेल में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि सर हमारे को देश के लिए करना है, हम कंट्री के लिए करना चाहते हैं। उसमें से ऐसा कोई भी मेल नहीं था किसी ने मुझसे ये पूछा हो कि मुझे बिग बॉस जाना है सर, तो मेरे लिए भी बिग बॉस जरूरी नहीं था। जब आप इतनी बातें करते हो और आप ये बता रहे हैं कि 3 साल में आपके बोलने की वजह से लोगों को इतना पता चला, तो बिग बॉस तो उससे ज्यादा लोग देखते हैं। मेरे सर देखो क्या होता है, मेरे लिए बिग बॉस कौन देखता है भाई? जो देख रहा है उसको अपने ऊपर मत लेना प्लीज। क्या होता है, हम लोग क्या है, आप अगर एक कमेंट करोगे ना, उस कमेंट से हम आपकी सोच बता देंगे यार आप क्या सोचते हो, और आपके 50 कमेंट पढ़ लेंगे, तो फिर उसी में से एक भस्मासुर भी तैयार कर देंगे, उसी में से एक देशभक्त भी तैयार कर लेंगे। तो बिग बॉस वही है जिनको दूसरों की पर्सनल लाइफ में झांकने का वो है कि इसकी पर्सनल लाइफ क्या चल रही है। स्पाई भी तो वही करता है देखो, और स्पाई तो कोई भी बन सकता है। आप जानते हैं स्पाई बनने के लिए यहां से किसी को उठा के स्पाई बनाया जा सकता है। सर वो हम पर्सनल लाइफ में झांकने के लिए, अपने देश के फायदे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सर। दोनों में फर्क है। जेल में आप थे, 70 से ज्यादा कहानियां लिखी, आत्मकथा कब लिखेंगे? सर मेरी आत्मकथा लिख दी है हुसैन जैदी सर ने। उनकी कुछ बातों को तो आप ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं ना? क्या सर? जैसे उत्तराखंड वाली जो घटना थी, जिस मर्डर केस की मैंने बात की, उसमें वो जो चीज लिखते हैं वो तो क्लेम करते हैं कि आप ही एजेंट लीमा है। सर वो कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। देखो हम नहीं हुई ना, हम देखो देश के अंदर क्या होता है, एविडेंस के ऊपर ही बात होती है ना सर। तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, और मैं भी कहता हूँ कोर्ट को भी लगा कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि मेरे एजेंट लीमा और लक्की बीस दोनों एक ही हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो आत्मकथा आपकी तो आपकी होगी, ठीक है, उसमें आप नाम बदल सकते हैं। सर देखे अभी तो दो आ गए, आप क्या करें। तीसरी अभी एक नेपाल के ऊपर आ रही है, तो भी आप पढ़ना, RNW हिटमैन 3। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल। हाँ सर। कनाडा, कनाडा, मुझे ये बताया गया है कि शायद आपके लिए एक सैड पहलू रहा है, क्या ये सच है? देखो सैड पहलू भी नहीं कह सकते हैं सर। देखो क्या होता है, हमेशा जीवन में एक जैसा तो नहीं रहता, कि अगर लाइफ है, कभी लाइफ ऊपर आएगी, कभी नीचे आएगी, कभी हम सक्सेस होंगे, कभी सक्सेस नहीं होंगे बस। लेकिन मेरे सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है कि आप लाइफ में कब तक हार नहीं मानते हैं सर। तो कनाडा से हमारे रिश्ते आपकी वजह से तो नहीं खराब हुए? मेरी वजह से तो खराब नहीं है सर। देखो मेरी वजह से तो क्यों? और आपका सक्सेस और फेल रेशियो क्या है?
ऑपरेशंस का? सर देखो, दुनिया को जो नजर आए वो सक्सेस, जो नहीं आए वो सारे फेल। और इस हिसाब से ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इन्होंने जगाया है, बहुत कुछ बताया है, और मुझे लगता है कि काफी कुछ आप लोगों के लिए भी इसमें नया रहा होगा, और आपको कुछ शायद बुरा ना लगा हो। मैं इसी उम्मीद के साथ नहीं, आपको थैंक यू कहूंगा। सर मुझे जीवन में कभी बुरा नहीं लगता। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।